सत श्री अकाल बेटा जी आज हम डिस्कस करेंगे वेव इंटरफेरेंस। अभी तक हमने सिंगल सिंगल वेव ली थी। क्या होगा जब दो वेव्स मिल जाएंगी? व्हेन टू वेव्स ओवरलैप, जब ओवरलैप हो जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरफेयर करती हैं, इट रिजल्ट्स इन अ न्यू वेव पैटर्न। तो एक नई वेव हमें मिलने वाली है। अब वो कैसी होगी, दिखने में कैसी होगी, ये डिपेंड करेगा वो किस तरह से मिल रही हैं। वो कितनी ऊंची होगी, व्हाट विल बी दिस एम्पलीट्यूड of resulting wave depends on how they combine, वो किस अवस्था में मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। मैं यहाँ पे एक वेव बनाने वाला हूँ, वेव ए नाम दे देता हूँ उसे, वेव ए। तो ये रही मान लीजिए उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंड दिस इज द पॉइंट। पहले से ही बना लिया इक्वल, जिससे मेरी वेव्स अच्छी बने। एंड आई विल ओनली गो टिल दिस हाइट। हिंदी की कॉपी का फायदा उठा लेते हैं। तो मेरी वेव कुछ इस तरह से मैंने ड्रॉ कर रही है। तो अब स्केचिंग का काम है। तो इस तरह से मान लीजिए आई ड्रॉ दिस वेव जितना अच्छे से हो सकता है। ये लीजिए, या सो दिस इज वेव ए। इतना सही पार्ट हमने कंसीडर किया। सो दिस इज वेव ए। so now let me have more space। ये तो अब यहाँ पर मान लीजिए एक और वेव है, वेव बी। दिस इज सेकंड वेव। इनको मिलाना है हमें। तो मान लीजिए मैं इस तरह से बना देता हूँ। ये रही इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। और उसी तरह से हिंदी की कॉपी, ये इसका मैंने सेंटर ना ये सेम ही ले लेना है और यहाँ पे लेना है। तो एक तरह से कॉपी पेस्ट ही है। तो दोबारा से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये रही वेव बी। आप बोलेंगे सर ये तो दोनों सेम है। हाँ, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको कि होगा क्या इस केस में। लगभग दोनों सेम वेव हों, सेम ही फेज में हो। इसका क्रस्ट ऊपर जा रहा है तो इसका भी क्रस्ट ऊपर जा रहा है, राइट। इसका ट्रफ यहाँ पर है तो इसका भी देखिए ट्रफ यहाँ पे है, बिल्कुल मैच कर रहे हैं, राइट। तो अगर इस तरह की वेव ए और वेव बी जो है वो मिल जाती हैं, कंबाइन कर देती हैं, जुड़ जाती हैं, मीट करती हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? सर नया वेव पैटर्न मिलेगा, कैसा दिखेगा? देखिए उसको बना लेते हैं। तो लेट अस क्रिएट रिजल्टेंट वेव। सो हमारा जो रिजल्ट होगा, रिजल्टेंट वेव नाम दे सकते हैं वेव सी, जो होगी, जो इनको एडिशन करके कंबाइन करके हमें मिलने वाली है। दैट विल बी, ये रहा इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। और जब हम इन्हें इस तरह से रखें, इनको इस तरह से मिलाएं कि इनका क्रेस्ट एक का दूसरे क्रेस्ट से मिले और एक का ट्रफ दूसरे ट्रफ से मिले, तो जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है, ये फिर से तो अंदाजा लगा लिया, राइट, यहाँ पर। तो इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए एक हिंदी की लाइन है, इसका एम्पलीट्यूड है एक हिंदी की लाइन। तो जो रिजल्ट मिलने वाला है वो एक नहीं 1+1 एम्पलीट्यूड हो जाएगा। हमारी जो वेव है वो एम्पलीफाई हो जाएगी, उसकी ऊंचाई देखिए बढ़ गई है। और क्योंकि ट्रफ और ट्रफ भी मैच कर रहे हैं, तो हमारा जो ट्रफ होगा वो भी देखिए नीचे जा चुका है। तो ये एम्पलीफाइड मिल गई। एम्पलीफाइड मतलब बिगर, वी गॉट द बिगर वेव, राइट। अगर आम भाषा में बोलें तो बड़ी होगी सर वेव, एम्पलीफाई हो गया सिग्नल, राइट। पानी की एक लहर, दूसरी लहर अगर वो सेम फेज में हो, यानी कि क्रेस्ट क्रेस्ट से मैच करे और ट्रफ ट्रफ से मैच करे, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है दैट इज अ न्यू वेव सर। दैट विल हैव अ बिगर एम्पलीट्यूड, एंड दैट एम्पलीट्यूड इज जस्ट एडिशन ऑफ दीज टू वेव्स। तो अगर इसका एक हिंदी लाइन था, एक हिंदी लाइन था, 1+1 हो गया, 2 हो गया। और इस तरह जब हम कंबाइन करेंगे, राइट, इस तरह से जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं किसी वेव का, तो हम उसे एक स्पेशल नाम देते हैं कि सर यहाँ पर जो इंटरफेरेंस हो रहा है इसका एक टाइप है, उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या बोल सकते हैं? इट इज अ वेव इंटरफेरेंस। वेव इंटरफेयर कर रही हैं बट कंस्ट्रक्टिवली, मतलब बढ़ा रही हैं एक दूसरे को, एम्पलीफाई कर रही हैं एक दूसरे को, है ना। और ये कब होता है? कंडीशन क्या है? व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव अलाइंस, अलाइंस इसको कैपिटल कर लें, याद रहे हमें। ये हो गया अलाइंस, ये भूल जाता हूं मैं वर्ड, अलाइंस विद क्रेस्ट ऑफ अदर वेव, है ना। When crest of one wave aligns completely with crest of
अदर वेव। तो हमें क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगी सर। जो पैटर्न मिलेगा उसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा, हमारी लहर बड़ी हो गई, है ना। और यहाँ पर अगर क्रेस्ट और क्रेस्ट है तो अगर मैं यहाँ पर अगर ट्रफ टू ट्रफ भी बोल देता वो भी बात सेम रहती। अगर क्रेस्ट टू क्रेस्ट मिले हुए हैं तो ऑफ कोर्स ट्रफ और ट्रफ भी मिले हुए होंगे। तो डेफिनेशन किस तरह से भी लिख सकते हैं। सो दिस विल बी कॉल्ड आर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हो गया एक तरीका जिससे वेव मिल सकती है। और क्या तरीका हो सकता है, और क्या इंटरफेरेंस हो सकती है। अब देखो उसके लिए हम समझते हैं, मान लीजिए एक और वेव बनाता हूँ मैं यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं सी। ए बी हो गया जिसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई। वेव सी कुछ इस तरह की है। मिड पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये हो गया तो इस तरह से हिंदी की कॉपी की एक लेंथ की एम्पलीट्यूड मैंने ले लिया। ठीक है, सो दिस इज वेव सी। अब अगर मैं वेव डी बनाऊं, सी और डी को कंपेयर करें, तो उसी तरह से इक्विलिब्रियम पोजीशन ले ली, इसी के पॉइंट मैच कर दिया। हम ये मान रहे हैं कि ये दोनों वेव्स जो हैं वो बराबर एम्पलीट्यूड की हैं, एक ही हाइट जाती हैं, इनकी वेवलेंथ भी सेम है ना। और अब हम दूसरी वेव जो है वो यहाँ इस तरह से जैसे कर्व जा रही है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं पार्टिकल्स, यहाँ पर उल्टे उल्टे तरीके से वेव जा रही है, या दिस। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों मिल जाएंगी तो क्या होगा, राइट। और यहाँ पर देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्रेस्ट क्रेस्ट से नहीं मिल रहा है, क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से मिल रहा है। यहाँ इसका क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से मिल रहा है। तो यहाँ पर जो हमें रिजल्टेंट वेव मिलने वाली है, रिजल्टेंट वेव, जैसे हमने बोला था वेव पैटर्न अलग हो जाता है, कुछ अलग मिल जाता है हमें, रिजल्टेंट वेव कोई भी नाम दे सकते हैं इसे। तो वो क्या होगी, ये रही इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंड दैट्स इट। कुछ भी नहीं, नथिंग, जीरो एम्पलीट्यूड की वेव। यानी कि जैसे फ्लैट पानी पड़ा होता है ना, विदाउट एनी डिस्टरबेंस, ऑल डिस्टरबेंसेस आर कैंसल्ड आउट। इसके क्रेस्ट ने ये ट्रफ को कैंसिल कर दिया, इसकी ट्रफ ने इसकी क्रेस्ट को कैंसिल कर दिया, तो रिजल्ट जीरो आ गया हमारा। इस तरह से समझ सकते हैं। एम्पलीट्यूड इसका +1 मान लें तो इसका था -1, ऐड हुए तो 1 - 1 0 हो गया। ये है -1 और ये हो गया हमारा +1 इसका, तो ऐड हुआ तो 1 - 1 0 हो गया। तो हमें फ्लैट लाइन यहाँ पर मिल रही है, यानी कि वी आर नॉट गेटिंग एनी वेव, वेव जीरो हो गई, नथिंग वी आर गेटिंग। और ये इस तरह की जो मैंने यहाँ डिस्ट्रक्शन करके बता दी, तो इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। तो जिस इंटरफेरेंस में कैसे पता लगेगा हमें सर, व्हेन द पॉइंट्स कौन से मीट कर रहे हैं, crest and trough of other is aligning, then we get destructive interference। तो हम कह सकते हैं when crest of one wave aligns aligns अलाइन मतलब अलाइनमेंट जो है उनकी एक जैसा ही हो गई है, किस किस की, क्रेस्ट की एंड ट्रफ, जो है ट्रफ ऑफ अदर वेव, देन वी कॉल दिस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी, जिसके कारण हमें रिजल्ट यहाँ पर जैसे ये लगभग इक्वल वेव्स हैं, तो उन्होंने पूरे एक दूसरे के असर को खत्म कर दिया है, एक फ्लैट लाइन मिल गई है, जीरो एम्पलीट्यूड हमें मिल चुका है। तो इसे, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं, दिस विल बी कॉल्ड इंटरफेरेंस। कौन से टाइप की है ये, दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक कंडीशन हमने देख ली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कि क्रैश से क्रैश मैच होना चाहिए। अब हम देखेंगे पाथ डिफरेंस कितना हो कि हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाए। पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है वो भी हम थोड़ा सोचते हैं। देखो पहले तो देख लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी। ये मैंने यहाँ पर दो वेव बनाई हुई हैं, ये है वेव ए एंड दिस इज आर वेव बी। लगभग मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, सेम ही है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और जो इनका जो वेवलेंथ है वो भी इक्वल है, एक ही लंबाई की है। अब हमें इन्हें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना हो तो पहली बात, सर इन दोनों को ऐसे ही मिला दीजिए जैसे रखी हुई है। तो क्रेस्ट से देखो बिल्कुल क्रेस्ट मैच कर रहा है, ट्रफ से बिल्कुल ट्रफ मैच कर रहा है, हर जगह ऐसे ही हो रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इनमें अभी रास्ते का डिफरेंस है कुछ नहीं, नहीं सर सेम ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं। तो हमारा जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस, तो पहली बात तो सर जीरो हो, कोई भी डिफरेंस ना हो, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगी इस केस में।
अच्छा, अब मैं कुछ पाथ डिफरेंस रखता हूँ इनका, देखो यहाँ से इस वेव को उठा के इसको थोड़ा आगे स्टार्ट कराता हूँ। कहाँ पर? यहाँ पर नहीं, और आगे ले जाता हूँ, ये यहाँ पर। अब क्या होगा भाई? अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से अलाइन कर दूं जिससे क्रस्ट से बिल्कुल क्रस्ट नीचे आए, ट्रफ के बिल्कुल ट्रफ नीचे आए, देखो, है ना? सर अब क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी? अब ऐसा मत समझना कि ये यहाँ खत्म हो गई, ये आगे कंटिन्यू है। ये आगे हमारी कंटिन्यू है, ऐसा मत समझना ये खत्म हो गई। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर अगेन क्रस्ट से क्रस्ट मैच हो रहा है, ट्रफ से ट्रफ मैच हो रहा है, यहाँ क्रस्ट से क्रस्ट मैच हो रहा है। तो अभी भी हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही मिलेगी, ध्यान रहे इस चीज का। तो सर अब इस केस में हम क्या करें? तो बेटा जो अगर रफली डिफरेंस देखें, यहाँ पर ये डिफरेंस आ रहा है, इसी रास्ते की लंबाई का डिफरेंस जो है इसे बोल रहे हैं पाथ डिफरेंस। कितना है सर? ये तो बोला जाता है 1 लैम्डा, राइट? यहाँ तक 1 लैम्डा ही हुआ ना, दिस इज 1 लैम्डा। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है दैट इज लैम्डा। अगर लैम्डा का फर्क रह जाए, एक वेवलेंथ का फर्क हो, तब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, राइट? मेरा डायग्राम बेटा परफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल उसके नीचे आना चाहिए था, ये बिल्कुल बराबर हमारी बननी चाहिए थी। चलिए, 1 लैम्डा ये कह सकते हैं। अगर 1 लैम्डा हमारा पाथ डिफरेंस हो तब भी हमें कंस्ट्रक्टिव मिलने वाली है इंटरफेरेंस, तो लैम्डा इज ऑल्सो 1 थिंग। अच्छा, थोड़ा सा और पाथ डिफरेंस बढ़ाऊं, अब मैं करता हूं इसको और आगे ले जाता हूं। तो ये मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अब क्या होगा? अब इस व्यू के साथ क्या होगा? सर अगेन द crest is मैचिंग, ट्रफ एंड ट्रफ आर मैचिंग। सो अगर पाथ डिफरेंस यहाँ पर कैलकुलेट करें, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? कितना पाथ हो गया भाई यहाँ से यहाँ तक? व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, राइट? तो हमारा 2 लैम्डा होता है तब भी हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। अब बताने की जरूरत नहीं है कि 3 लैम्डा होगा तब भी हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही मिलेगी, राइट? तो इस तरह से हमें सोचना है पाथ डिफरेंस के बारे में, कि जो रास्ता तय कर रही हैं दो वेव्स, उनके बीच में अगर हमें पता लग जाए पाथ डिफरेंस, तो हम ये बता पाएंगे, गैस कर पाएंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी। कैसे पता लगेगा? अगर डिफरेंस उनका जीरो, कुछ भी नहीं है, लैम्डा है, एक वेवलेंथ का है या दो वेवलेंथ का है या तीन वेवलेंथ का है, इस तरह से हम चलते जाएं, तो सर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही मिलने वाली है, राइट? तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टिव का पार्ट। अब हम चलते हैं, let me इसको दोबारा अपनी जगह डाल दिया जाए, यहाँ पर ऐसे थी लगभग, ओके। तो यहाँ पे डाल दिया। अब हमें करना है भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक का क्रेस्ट दूसरे के तरफ से मिल जाता है, उल्टा हो जाता है साहब। तो अब देखते हैं, यहाँ तो क्रेस्ट से क्रेस्ट मैच हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, ये आगे ले गए, लैम्डा नहीं यहाँ पे रख दूँ तो हो गया ना मैच। देखो, इसका ट्रफ इसके ट्रफ क्रेस्ट से मैच कर रहा है, तो उल्टा हिसाब हो गया। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना हुआ बता सकते हैं? इतना सही हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक ही हुआ ना। तो इस पाथ डिफरेंस को क्या बोले? सर देखिए, पूरी वेवलेंथ को, ये वेवलेंथ थी पूरी, बोल देते लैम्डा। तो ये तो एक अभी हाफ ही हुआ है ना? तो डिफरेंस जो हुआ पाथ का वो हो गया λ/2। यानी कि जो हमारा जो पाथ डिफरेंस होगा, that will be λ/2 for destructive destructive interference। क्या आगे भी हो सकता है? जिस तरह से वहां बढ़ाया था यहाँ भी बढ़ाएंगे, देखो। तो ये हटा देते हैं यहाँ से, और देखते हैं और भी हो सकता है क्या, क्या टेस्ट से मैच करा सकते हैं ट्रफ को अगेन, लेट्स सी। तो यहाँ पर थोड़ा आगे और ले जाता हूँ, लैम्डा का डिफरेंस आ गया, नहीं यहाँ पर छोड़ेंगे तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा ना, ट्रफ क्रस्ट से क्रस्ट मिल जाएगा, तो नहीं कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे छोड़ दूँ तो ये इधर हो गया ना मैच, एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से मैच हो गया। तो अगेन अब पाथ डिफरेंस अगर बोले कोई, काउंट कीजिए कितना होगा। तो ये रही हाफ वेवलेंथ थी, ये हो गई फुल 1 वेवलेंथ, एंड दिस इज λ/2 अगेन। तो हम कह सकते हैं 1 2 3, 3 λ/2। ऑड नंबर चलते जाएंगे, नेक्स्ट कहाँ मिलेगा बेटा? 5 λ/2, ठीक है। क्योंकि अगर हम 2 λ/2 करते हैं, अगर मैं इसको देखिए 2 λ/2 का डिफरेंस रखूं,
अगर से 2 लैम्डा बाय 2 का मतलब क्या है, ये तो यहाँ आ जाएगी, फिर तो हमारे को कंस्ट्रक्टिव मिल जाएगी। इसलिए ऑड नंबर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑड नंबर विद लैम्डा बाय 2 will give us destructive interference. So that is what for this video. Thank you.